आईसिस क्या कर रहा है? उसके झंडे पे क्या जय श्री राम लिखा हुआ है? आईसिस के झंडे पे अल्लाह अकबर लिखा हुआ है। भाई तुम कह रहे हो इस्लाम का आतंकवाद से कोई, भाई इंस्टीट्यूशनलाइज किया हुआ आतंकवाद को इस्लाम ने। मुस्लिम्स का यूरोप के अधिकतर राष्ट्रों में पॉपुलेशन परसेंटेज और क्राइम परसेंटेज जो है वो पॉपुलेशन हो सकता है 4% है, क्राइम में हाथ तुम्हारा 30%, कहीं कहीं 56%। फ्रांस जैसी जगहों पे, स्वीडन जैसे नॉर्डिक नेशंस में को तुमने रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बना दिया, जहाँ पे रेप होते नहीं। 200 आदमी कहीं पे खड़ा हो जाए, भाजपा संसद में पारित कानून जो है रिटर्न कर लेती है। ये सारी चीजें आपको जो आप छवि गढ़ रहे हो ना कि नरेंद्र मोदी जो है स्टील का स्पाइन है उस तरह का, वो ट्रांसलेट नहीं हो पाता। इस बात को 2024 में कांग्रेस ने भुनाया कि इनको फेक न्यूज से अटैक करो, इनको जो है गारंटी कार्ड बांट दो कि हम 85-100 रुपया देंगे। और वो ये बांट रहे थे कि संविधान बदल दिया जाए। हाँ, आरक्षण समाप्त कर दिया जाए। अभी आप देखिए राहुल गांधी वोट चोरी का विषय ले, वोट चोरी कोई विषय नहीं। और तुम्हारा चार्ज क्या है कि गया में एक ही घर में 600 लोग हैं। भाई एक ही घर में 600 लोग नहीं है, वहाँ घर का नंबर एक है, क्योंकि एक नेशनल नंबर वो डालना होता है। तुम ये बताओ ना कि ये 600 लोग इनवैलिड हैं, गलत हैं, कहीं से लाए गए या इनको वोट देने ही नहीं दिया गया। मेरे कार्ड पे मेरा डेट ऑफ बर्थ XX 1983 है, मेरे पिता का नाम अंग्रेजी में गलत है, मेरी माता का नाम अंग्रेजी में गलत है, तो मैं क्या मतलब इनवैलिड वोटर हो गया? मुझे सत्ता पक्ष के कैंपेन पे उतना विश्वास नहीं जितना विपक्ष की सड़ांध पे, उनकी निकृष्टता पे है। गाड़ी में केवल इंजन नहीं होता है, पहिए भी होते हैं। नरेंद्र मोदी इज द इंजन, उसको दिशा देने वाला कोई होगा, चक्के स्वयं सेवक है। लोग इस बात को, वही है ना कि आप 10 चुनाव तुमने क्या जीत लिया, तुम संघ से बड़े हो गए। संघ तुम्हारे जैसे 10 भाजपा क्रिएट कर सकता है। जो फीडबैक मैकेनिज्म है ना संघ का, वो बहुत तगड़ा है। और जब वो तय करते हैं कि किसको टिकट दिया जाना चाहिए, स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहता है भाजपा का। आप एक बहुत ही एक एक्टिव जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल आपके जो पर्सपेक्टिव्स हैं वो भी बहुत शार्प रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या कारण रहा 2024 में भाजपा, जो कि एक नारा बड़े जोर शोर से लगा रही थी अब की बार 400 पार, लेकिन सिकुड़ के रह गई 240 पे, इसका क्या वजह क्या थी, क्या कारण था? हालांकि मोदी जी ने तो काम बहुत किया था, है ना, पूरे राष्ट्र व्यापक रूप में उन्होंने बहुत काम किया। क्या कारण क्या थे इसके और कैसे अवॉइड हो सकता था? 3-4 कारण थे। एक तो था महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुए हैं, उसमें जहाँ तक मेरी जानकारी थी उसमें तो कुछ पत्रकार ऐसे थे जो तय कर रहे थे कि यूपी में सांसद कौन बनेगा। कृपाशंकर सिंह जैसे लोगों को, जिसने RSS 26/11 RSS की साजिश है, उस पुस्तक का विमोचन किया, वैसे लोग को जौनपुर से टिकट दिया गया। ऐसे 32 लोग थे जिनको दिया गया। यूपी तय करती है मेजॉरिटी रहेगा या माइनॉरिटी रहेगा, और वहाँ पे आप 30-32 सीटें यदि उस हिसाब से गंवा दो। यही मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि किसका निर्णय था ऐसे लोगों को टिकट देने का? अब इसमें क्या है ना कि कुछ लोग अमित शाह का नाम ले लेते हैं, और फॉर श्योर मैं नहीं कह सकता कि किसका था। ऑब्वियस सी बात है कि सेंट्रल लीडरशिप ही इस पे कॉल लेती है। और जो मैं दूसरा, मतलब एक महाराष्ट्र था इसमें, दूसरा जहाँ पे आप देखोगे कि इंडियन अलायंस को ठीक ठाक सीटें मिल गई। इन दोनों के कारण इनका 272 जो है मेजॉरिटी मार्क भाजपा का, वो रुकता है। जो किसका आप बोल रहे हो ना डिसीजन, पहले संघ का इंटरफेरेंस होता था। संघ अभी अपने स्वरूप में कहाँ पे है और मूल स्वरूप को कितना त्यागा है, वो एक अलग डिबेट का पॉइंट है। परंतु संघ के लोग, जो फीडबैक मैकेनिज्म है ना संघ का, वो बहुत तगड़ा है। और जब वो तय करते हैं कि किसको टिकट दिया जाना चाहिए, स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहता है भाजपा का। इस बार इन्होंने नड्डा जी का कि भाजपा इज नॉट भगवा, फिर संघ की हमें जरूरत नहीं है, ये सारी चीज थी। और पूरे इलेक्टोरल कैंपेन में हमने देखा कि संघ वाज कंप्लीटली विथड्रॉन। संघ के कार्यकर्ता हमें दिखे नहीं, जो घरों से लोगों को निकाल कर लाते थे। और एक अब एनेक्डोट भी मैं बता देता हूँ, किसी ने मेरे साथ शेयर किया कि ये तय हो गया कि इस बार जो है भाजपा स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेगी, मतलब विदाउट संघ। तो इनको बोला गया कि एक बार और सोच लीजिए आप, डू यू वांट टू वॉक दैट पाथ? तो बोले कि नहीं, वी आर रेडी टू कट द अम्बिलिकल कॉर्ड। फिर संघ ने बोला ठीक है,
हमारा भाजपा एक प्रोजेक्ट था हमारा, हमें 50 भाजपा और बनाने हैं आने वाले समय में, देन वी विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन दोज काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर क्या हुआ कि संघ में ये है कि आपने निर्णय लिया, निर्णय पास डाउन हो गया नीचे, सारे ऑफिस बियरर्स एक झटके में खत्म। ये पन्ना प्रमुख, ये जिला प्रमुख जो भी संघ के लोग थे वो पूरा निकाल लिए गए उन जगहों से। वहाँ पे कौन आए? वहाँ पे आगे भाजपा के पार्षद लेवल के लोग, पार्षदों को पार्षद बनाने वाले लोग, ऐसे लोग जब आ जाते हैं ना, फिर क्या होता है कि ऊपर से आएगा किसको टिकट मिलना चाहिए जिले में। तो पहले होता था कि ब्लॉक के लेवल संघ का आदमी बताएगा कि हमारे ब्लॉक में ये सबसे अच्छे हैं, फिर उन सब में ऐसे करके टॉप तक जाता था कि ये 2-3 प्रोबेबल कैंडिडेट है। फिर उस पर थोड़ा सा रिसर्च होता था कि इन तीनों में किसको दिया जाना चाहिए। अब क्या है कि हर आदमी अपने नेताजी का नाम जो है यही सबसे बढ़िया है। पहले चूंकि संघ की अपनी कोई उसमें होता है ना, अपना कोई स्वार्थ नहीं होता था कि हम इसको बनाएं कि उसको बनाएं, तो वो ऑब्जेक्टिव असेसमेंट होता था। दैट ऑब्जेक्टिविटी वाज रिमूव्ड। फिर अपने छोटे छोटे नेताओं को तो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन इसी कारण जो है वो बर्बाद हुआ। फिर एक बात जो है कि 2024 का पूरा कैंपेन आप देखोगे, देयर इज नो रेटरिक जिसके लिए भाजपा जाना जाता है। डेवलपमेंट आपने किया, वह डेवलपमेंट इज, वो सूखी रोटी है डेवलपमेंट। उस पे जब तक तुम धर्म का और ये सब का वो घी नहीं लगाओगे ना, वो लोगों गले नहीं उतरता। भाजपा ने प्योर डेवलपमेंट प्लान, इनको लगा कि 2019 में जो हमने किया, लेकिन 19 में पुलवामा हुआ था। पुलवामा के कारण भाजपा को ठीक ठाक सीट 19 में मिली। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पुलवामा के ही कारण मिली, परंतु वही देशभक्ति, ये सब घी है, ये आपके ल्यूब्रिकेंट्स हैं जो आपके मशीनरी को चलायमान रखते हैं। लेकिन 2024 में राम मंदिर का तो उद्घाटन हुआ, जनवरी में हो चुका था और राम मंदिर को इन्होंने भुनाया नहीं। 1 से 2 सप्ताह के बाद राम मंदिर का विषय जो है समाप्त हो चुका था। हम जिस तरह की ग्रैंड कवरेज की बात कर रहे थे ना राम मंदिर को लेके, उस तरह का फ्रेंजी क्रिएट नहीं हुआ। राम मंदिर के उद्घाटन को लेके हुआ बहुत बढ़िया वेल मैनेज थिंग, बट वो आपके भाषणों में केवल राम मंदिर बन के रह गया। राम मंदिर की व्यापकता बहुत अधिक है। राम मंदिर ने इनेबल क्या किया वो आप कभी नहीं बता पाए। उसके बाद एनआरसी का, सीए का, ये सब को लेके जो लिजापन इनका रहा है कि ये चिकन आउट कर जाते हैं इन सब चीजों में। 200 आदमी कहीं पे खड़ा हो जाए, भाजपा संसद में पारित कानून जो है रिटर्न कर लेती है। ये सारी चीजें आपको, जो आप छवि गढ़ रहे हो ना कि नरेंद्र मोदी जो है स्टील का स्पाइन है, उस तरह का, वो ट्रांसलेट नहीं हो पाता है। फिर लगता है कि नहीं ये तो लौटा लेता है। तो वैसे लोग जो आपके कट्टर समर्थक थे वो केवल समर्थक बन के रहने लगते हैं, और जो समर्थक थे वो दूसरे तरफ वो न्यूट्रलिटी की तरफ चलने लगते हैं, और जो न्यूट्रल थे वो नेगेटिव हो जाते हैं। और इस बात को 2024 में कांग्रेस ने बुनाया कि इनको फेक न्यूज से अटैक करो, इनको जो है गारंटी कार्ड बांट दो कि हम 8500 रुपया देंगे। आपको पता है अयोध्या के हारने का एक बहुत बड़ा कारण यह भी था, अयोध्या ही नहीं यूपी में क्यों हारे, कि इनके अपने बूथ के लोग कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए थे। क्योंकि यदि लिखित में गारंटी कार्ड बांटा जा रहा है तुम्हारे वार्ड में, तो तुमको यार, तुम पन्ना प्रमुख हो, वार्ड प्रमुख हो, तुमको पता नहीं है कि ये फिजिकल कॉपीज बांटी जा रही है? तुमने इन्फॉर्म कभी किया ये? क्योंकि ये इलीगल काम है। तो इलेक्शन कमीशन है, हाँ, तो तुरंत तुमने अपने लीडरशिप तब को नहीं बताया। और वो ये बांट रहे थे कि संविधान बदल दिया जाए। हाँ, आरक्षण समाप्त कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए जी। ये सब चीज है कि इमीडिएटली इसको रोका जाना चाहिए था, वो नहीं रुका, और उसका प्रभाव आपको चुनाव में वो दिखा है। तो ये सारी 4-5 चीजें जो है ना 20% करके 100% हुई। और ये मिड ऑफ द इलेक्शंस हो ही रहे थे, उस माहौल में ये स्टेटमेंट देना, इसका क्या लॉजिक था कि भाजपा भगवान नहीं है और हमें आरएसएस की अब आवश्यकता नहीं है? ये समझ के परे वही वो इमेच्योर या अपना ईगो जब आपका हाई हो जाता है, आपको लगने लगता है कि नहीं सब काम मोदी जी ही कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं मोदी जी सब काम। गाड़ी में केवल इंजन नहीं होता है, पहिए भी होते हैं, स्टीयरिंग व्हील भी चाहिए, उसके लिए एक कंफर्टेबल कुशन्ड सीट भी चाहिए होता है। नरेंद्र मोदी इज द इंजन, उसको दिशा देने वाला कोई होगा, चक्के स्वयं सेवक हैं। लोग इस बात को, वही है ना कि आप 10 चुनाव तुमने क्या जीत लिया, तुम संघ से बड़े हो गए। संघ तुम्हारे जैसे 10 भाजपा क्रिएट कर सकता है, और वो करेंगे आने वाले समय में। यही मैं पूछना चाह रहा था।
हाँ। क्या आपको लगता है कि संघ फिर और भी विकल्प तैयार करेगा भाजपा जैसे? करना ही चाहिए, क्योंकि कर रहे हैं अभी। मैं संघ से जुड़ा हुआ नहीं, मुझे तो इनवाइट भी नहीं करते, आपको तो कम से कम इनवाइट करते हैं अपने उसमें, तो मुझे ये पता नहीं, बट मुझे ये ज्ञात है कि इनका इंटेंट है कि वी नीड मोर रीजनल पार्टीज जो हिंदुत्ववादी पार्टी हो, जिसको संघ का संरक्षण एक तरह से प्राप्त हो, जैसे भाजपा को मिला हुआ है। और रीजनल पार्टी जब तक नहीं आएंगी ना, क्या है कि कोई भी व्यक्ति या पार्टी सत्ता में एक लंबे समय रहता है, उच्छृंखल हो ही जाती है। आप अपने आप को स्वच्छंद जो है ना, वो आप जो तय मानक है उसको तोड़ने लगते हो। तो भाजपा वही, वो पहले कहा जाता कांग्रेस विथ ए काव, अभी हमें दिख रहा है कि लगभग उस तरह का हो रहा है कि आप खाली वही हिंदुत्व का तड़का जो है वो हाथ में डब्बू लेके चल रहे हैं और पलट देते हैं जहाँ तहाँ आपको मन करता है, बट आप डिश जो है कांग्रेस वाला ही पका करके देते हुए दिखते हो। और ये बात हमारे जैसे लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं कि तुम यार गडकरी जी का इतना ब्रांडिंग चल रहा है, पीआर, आज जो है सड़क बना रहा है, 2 दिन बाद इनॉग्रेशन के बाद जो उससे गिट्टी छर्रे जो है बाहर आ रहे हैं और ये एक जगह नहीं हुआ। इस पूरे वर्षा काल में इतनी सड़कें बर्बाद हुई, इतने मेन होल्स और इतना मतलब बेसिक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, वो लग रहा है कि सब ढकोसला है क्या। मैं जानता हूँ ये 1% भी नहीं होगा, परंतु जब सोशल मीडिया पे वो मैग्नीफाई होकर दिखने लगता है, हमें लगता है सारी सड़कें खराब हो गई, तो वो समस्या हो जाती है, उससे इमेज खराब होता है। मोदी जैसे व्यक्ति का भी इमेज जो है उससे खराब होता है। और ऐसे लोगों को चेक में रखने के लिए यू नीड पीपल और इंस्टीट्यूशंस जो कि इनकी आलोचना जो है करते रहे, इनको दिशा दिखाने का प्रयास करें। तो अजीत जी, 2024 में जो रिजल्ट्स आए इलेक्शन के, उसमें एक कारण ये भी था कि संघ ने एक दूरी बना ली थी। ये सत्य है आपको लगता है? हाँ, बिल्कुल सत्य है। क्या वो लगता है आपको कि वो दूरी अभी भी बनी हुई है? नहीं, अभी नहीं है, क्योंकि इन्होंने महाराष्ट्र चुनाव में, हरियाणा चुनाव में अप्रत्याशित सफलता यदि प्राप्त की तो उसमें पूरा का पूरा संघ का हाथ है। हरियाणा महाराष्ट्र में जीत जाते दोनों जगह, हरियाणा जीतते भी नहीं। इनफैक्ट हरियाणा में तो नहीं लग रहा था। संघ ने जिस तरह से छोटी सभाएं की, और संघ ने 2024 में भी, मैं बता रहा हूँ, संघ ने मध्य प्रदेश में वो काम किया। संघ ने अपना छोटा सा दिखाया कि हम जहां कर रहे हैं वहां देख लो 29 में 29 सीटें, बाकी नड्डा जी जो चला रहे हैं उनको चलाने दो, फिर तुम देख लो। तो संघ ने अपना एक दिखाया कि जहां तुम कंप्लीट सारी सीटें जो है नहीं जीतते थे, वहां हम सारी सीटें तुम्हें जीत करके दे रहे हैं। और नड्डा जी के मॉडल में महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, फिर वही महाराष्ट्र 6 महीने के अंदर चुनाव होते हैं, पूरा गेम कैसे पलटा। 60,000 सभाएं संभवतः की उन्होंने, 60,000, मतलब मोहल्ले के लेवल तक जा करके सभाएं हुई। और संघ वाले ये भी नहीं कहते कि तुम भाजपा को वोट करो, संघ वाले कहते ये सारे विकल्प हैं आपके सामने, ये इनका काम है, आप देख लो आपको क्या करना है। तो उनका इम्पैक्ट जो है वो दिखा, और अब इनको लग रहा है कि ये हमसे त्रुटियां तो हुई थी और संभवतः वो रिकंसिलिएशन के मूड में हैं। एक जर्नलिस्टिक दूरदृष्टि से जब आप देखते हैं आगे, तो क्या लगता है 2027 में उत्तर प्रदेश में क्या होगा, 2029 में पुनः केंद्रीय चुनाव में क्या होगा? क्या आपको लगता है, संभावनाएं क्या है? दोनों ही जगह मुझे भाजपा बहुत स्ट्रांग दिखती है। इनफैक्ट 2027 मतलब योगी जी वही है ना कि जो चीजें मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ये सेंट्रल लीडरशिप को या स्टेट लीडरशिप को नहीं मालूम होगी। मैं घर में बैठा हुआ और ये सब पढ़ के, लोगों से मिल के, बात करके यदि मैं ये तथ्य इकट्ठे करके बता सकता हूँ, तो आपके पास तो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, और आपके पास यदि प्राथमिक सूचनाएं हैं तो आपके पास उसको काउंटर करने की स्ट्रेटजी भी है। तो मुझे लगता है दे विल वर्क ऑन दोज स्ट्रेटजीज, और 2027 ये जीतेंगे। इसलिए जीतेंगे क्योंकि विपक्ष को पता ही नहीं है कि विपक्ष का काम क्या होता है। अभी आप देखिए राहुल गांधी वोट चोरी का विषय ले, वोट चोरी कोई विषय नहीं है। और तुम्हारा चार्ज क्या है कि गया में एक ही घर में 600 लोग हैं। भाई एक ही घर में 600 लोग नहीं है, वहां घर का नंबर 1 है, क्योंकि एक नोशनल नंबर वो डालना होता है। तुम ये बताओ ना कि ये 600 लोग इनवैलिड हैं, गलत हैं, कहीं से लाए गए या इनको वोट देने ही नहीं दिया गया। चुनाव आयोग का काम पता सही रखना नहीं है। चुनाव आयोग का काम 18 साल का है, भारतीय नागरिक है, बस हो गया। और जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो बोल रहा हमें,
वहां का है बस। तो पता में उसने फीड क्या किया है, मेरे कार्ड पे मेरा डेट ऑफ बर्थ XX 1983 है, मेरे पिता का नाम अंग्रेजी में गलत है, मेरी माता का नाम अंग्रेजी में गलत है, तो मैं क्या मतलब इनवैलिड वोटर हो गया। तो भाजपा इसलिए जीतेगी क्योंकि विपक्ष निकम्मा है। विपक्ष को लगता है कि ये नरेंद्र सरेंडर टाइप का ये राइमिंग वर्ड ले आएंगे और उससे ये जनता को कन्विंस कर देंगे। भाई सोशल मीडिया पे लाइक्स आना अलग बात है, चुनाव जीतना जो है बिल्कुल अनदर बॉल गेम। और 2029 में जीतेंगे क्योंकि हमें इन लोगों का ना, ये विपक्ष थोड़ी सी आशा जगती है कि हो सकता है ये लोग टाइट कर देंगे मतलब सत्ता पक्ष को, लेकिन नहीं, फिर ये नरेंद्र सरेंडर मतलब स्टूपिड ही होगा जो ऑपरेशन सिंदूर के समय में 2 दिन उन लोगों से नहीं रहा गया। पाकिस्तान का नैरेटिव तुम चला रहे हो और ये अपनी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी को नहीं समझ पाते। भारत में आप यदि ये नहीं समझ पा रहे हो कि देशभक्ति अभी भी वो एक ऐसी रेखा है जिसको मेजॉरिटी क्रॉस नहीं करना चाहती, उस पे उल्टा नहीं सुनना चाहती, और तुम इतने निकृष्ट हो कि तुम्हें लगता है कि पाकिस्तान वाले जो नैरेटिव पुश कर रहे हैं हम वही नैरेटिव समझा लेंगे अपने लोगों को, तो भाई फिर ऐसे काम नहीं करती है जनता। फिर तुम्हारे सामने वो व्यक्ति है जो तुम्हारे 6 साल पहले दिए गए स्टेटमेंट को भी भुना लेता है। मतलब एक होता है कि तुम्हारी गलतियों को कोई इग्नोर कर दे या भूल जाए। नरेंद्र मोदी या उसकी टीम ऐसा नहीं है, वो तो नोट करती है, अच्छा नरेंद्र सरेंडर ठीक है बोल लो, वोट चोरी ठीक है तुम बोलो, मेरी माँ को गाली दी ठीक है तुम दे लो। अब मैं जब बिहार जाऊंगा चुनाव में फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये कितने भारी शब्द हैं जो तुमने बोले, वो कैसे बूमरैंग करेगा तुम्हारे ही ऊपर। इस कारण से मैं कह रहा हूं कि मुझे सत्ता पक्ष के कैंपेन पे उतना विश्वास नहीं जितना विपक्ष की सड़ांध पे उनकी निकृष्टता कि दे आर गोइंग टू सर्व इट टू बीजेपी। वो पूरा बोलेंगे लीजिए आप जीत लीजिए चुनाव, यही है इनका। तो 2029 में भाजपा, पर हाँ इसमें थोड़ा सा ये भी मैं बोलूंगा कि हमें सत्ता पक्ष पे स्क्रू ड्राइवर लेके वो टाइट करते रहना पड़ेगा। नहीं वो काम आप तो बहुत बखूबी करते हैं। अधिकतर पत्रकार मैं देखता हूँ वो नहीं कर पाते, लेकिन हमें लगता है कि ये सत्ता को और प्रधानमंत्री को भी ओपन होना चाहिए क्रिटिसिज्म के लिए। लगता है कि उससे कुछ सीखने को मिले हैं। वो कहते हैं ना, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, पानी बिना निर्मल करे सुबह। हाँ, तो वो बहुत आवश्यक होता है। वो उससे आपको एक नया दृष्टिकोण मिल सकता है। और आप जैसे लोग तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर रहे हैं ना। मैंने जब 240 इनके आए थे तो मैंने 1.5 घंटे का एक वीडियो बनाया था, और वीडियो में खाली प्रॉब्लम नहीं बताया, समाधान भी बताया कि आप ऐसे ऐसे कर सकते हो। उस समाधान में एक ये था कि प्राइम मिनिस्टर को अपनी कोर टीम जो है ना, मतलब उसको जिन लोगों को आप 2014 में लेके आए थे उसी को यदि आप 24 में भी रखे हुए हैं तो भाई फिर जो है वो इन्फॉर्मेशन वो फिल्टर करने लगेंगे, लोग कंफर्टेबल हो जाते हैं। इसमें राज्यसभा टाइप का एक मैकेनिज्म होना चाहिए, 3 साल बाद 2 को निकाल दो, 3 साल बाद 2 और को निकाल दो, तो फ्रेश आइडियाज जो है ना वो आते रहेंगे, क्योंकि नए लोग जो आएंगे वो आपके टीम मेंबर्स के ऑरा से उतने प्रभावित नहीं होंगे। दे विल बी फ्रीयर टू शेयर देयर ओन पर्सपेक्टिव अबाउट यू। ये मुझे लग रहा है कि उनकी टीम में कुछ तो लोग हैं जो नहीं चाहते, क्योंकि जब मैं देखता हूं कि प्रधानमंत्री के ट्वीट्स और रीट्वीट्स, हर नेता को, हर मंत्री को बोला हुआ है कि मोदी जी यशस्वी, तेजस्वी ये सब लिख के रीट्वीट करो। अब उसमें समस्या नहीं है कि आपके नेता आपको करना चाहिए, समस्या यह है कि आप 20 ट्वीट दिन का किसी और को रीट्वीट कर रहे हैं, ट्विटर का एल्गोरिदम किल कर देगा आपकी रीच को। 6 लाख फॉलोअर्स हैं फलाने मंत्री के, 1 मिलियन फलाने के हैं, 13 लाइक नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? बिकॉज यू डिस्ट्रॉयड ऑल योर रीच। क्योंकि आप मौलिक चीजें लिख, वो अपना ही प्रमोशन नहीं कर पा रहा है अपने हैंडल से, क्योंकि उसके ऊपर नरेंद्र मोदी की योजनाएं, नरेंद्र मोदी ने क्या बोला, क्लिप काट करके डालो, ये इतना प्रेशर है। पता नहीं ये डलवाया गया है या खुद भी ये लोग चाटुकारिता में करते हैं या जो भी है, या हमारे नेताजी हमें करना चाहिए, पर इससे लाभ नहीं मिल रहा है, इससे क्षति ही हो रही है। ये इन लोगों को समझना चाहिए जो इनको समझ में नहीं आता है। अजीत, ये बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि बहुत ही सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो गया है पीएमओ में, और इनफैक्ट जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनकी भी जो एक अपनी एक फ्रीडम है, एक अथॉरिटी है, उसको भी काफ़ी क्लिप कर दिया गया है। आपके क्या विचार हैं इस पे? वो जो मैंने बोला ना अभी, ये ट्विटर वाले से वो दिख जाता है कि अगर कोई मंत्री है
और फ्री होके कुछ काम कर रहा है तो भाई उसको काम करने दो ना, उसके ऊपर एडेड प्रेशर क्यों कि खाली आप ही के काम का बखान करें। नरेंद्र मोदी एक आइकॉन है और मुझे नहीं लगता कि उनके बारे में दिन में 10 बार यशस्वी लिखने से उनकी सत्ता को या उनकी छवि को तुम इनहेंस कर दोगे, या नहीं लिखोगे तो बर्बाद हो जाएगा। नहीं, मोदी को जहां पहुंचना है वो पहुंच गए हैं और ऑर्गेनिकली वो ग्रो ही करेंगे वहां से। नीचे के लोग अब क्या सोचते हैं कि पीएमओ ही सारा कुछ कंट्रोल करे। मुझे लगता है ये थोड़ा अनुचित है। फिर जब हम कुछ मंत्रियों को देखते हैं जिन्होंने पीआर से अपना जलवा ऐसा काटा हुआ, फिर लगता है कि नहीं ठीक कर रहा है पीएमओ। ये अपनी पीआरबाजी के चक्कर में अपने इंटरेस्ट को फर्दर करने के लिए घोटाला नहीं कर रहे हैं तो घोटाले जैसा कुछ कर रहे होंगे। तो इस कारण मुझे लगता है कि फिर नहीं भाई, पीएमओ का जितना है हस्तक्षेप उतना होना चाहिए, नहीं तो ये लोग अपने बेटों की कंपनियां खोल रहे हैं इस टाइप से, वो गलत है। कहते हैं ना कि सीजर की पत्नी को भी सस्पिशन से ऊपर होना चाहिए, उसके परे होना चाहिए। बिल्कुल। और तुम्हारा बेटा यार वही कंपनी खोले हुए जिसके बारे में तुम दिन में 5 बार बताते हो कि फलाना चीज जो है इसमें मिक्स कर देने से बढ़िया एकदम चलेगा, और 2030 टारगेट था 25 में ही हमने अचीव कर लिया। ये सब गलत है। इससे तुम्हारी छवि को नुकसान नहीं हो रहा है, मोदी की छवि को नुकसान हो रहा है। इस कारण थोड़ा कंट्रोल जो है, ऐसे निकृष्ट लोगों के कारण मुझे लगता है कि पीएमओ ही वही सारा मंत्री भी मोदी ही बन जाए। एक प्रश्न जिसका उत्तर लोग जानना चाहते हैं कि मोदी जी ने जो हिंदू समाज को जो वादे किए थे, क्या वो वादों को पूरा कर पाए हैं? वही जो उत्तर आपने मुझे दिया कि कुछ पूर्ण और कुछ अपूर्ण रह गए, और जो चीजें हो जानी चाहिए थी सभ्यतागत थी, और ऐसे अवसर चूंकि बार बार नहीं देती है प्रकृति। बिल्कुल। और यदि आपको वो अवसर मिला है और आपकी आयु 75 है, अभी 10 साल बाद आप 85 के हो जाएंगे। अभी आपको जितना ओवर यूज कर रही है भाजपा की, विधानसभा चुनाव में भी रोड शो मोदी जी का ही होगा, हर जगह हर सप्ताह आपकी टीम आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आप सप्ताह में एक दिन न्यूज को डोमिनेट करके रखो, और वो हो नहीं पा रहा है क्योंकि हर व्यक्ति की एक सीमा होती है। वो सीमा शारीरिक भी हो सकती है, मानसिक भी हो सकती है, परंतु इतना ओवर एक्सप्लॉयटेशन जब मतलब होने लगता है तो फिर समस्याएं जो है वो दिखने लगती है। तो हिंदुओं से जो भी इन्होंने वादे किए, और क्या वादे किए अब तो मैं भूल चुका हूँ। एक हिंदू के तौर पे मैं भूल चुका हूं, और मेरे कोर कंसर्न्स अभी भी वही हैं कि जब 30 वर्ष हमें राम मंदिर को लेने में लगे, तो क्या मैं पुनः 30 वर्ष ज्ञानवापी के लिए संघर्ष करूं? पुनः 30 वर्ष जो है मैं कृष्ण जन्मभूमि, पुनः 30 वर्ष जो है भोजशाला के लिए संघर्ष करूं? या इसको स्ट्रोक ऑफ ए पेन करके तुम हटाओ यार, ये हटाओ, और ये मत कहो कि नहीं संघर्ष होगा समाज में फलाना ढिमका। संघर्ष होगा, देखेंगे संघर्ष होगा तो मरे ना भाई। बिना राम भक्तों के रक्त से ही जो है वो राम मंदिर बन गया क्या? उस ईंट की लालिमा में क्या उन बंधुओं का रक्त नहीं है, कोठारी बंधुओं का? बिल्कुल। उसमें जो तुमने सीमेंट लगाया, उसमें हमारे लोगों का प्राण और उसकी आत्माएं नहीं भटकती हुई उसमें बसी हुई हैं। और तुमने क्या किया? तुमने मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण दिया। ये सब तो रहेगा ना आपके ऊपर, ये चिपकेगा आपके ऊपर। ये हिंदू समाज को ठगने जैसा है, हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप अपने पॉलिटिकल एजेंडा को फर्दर करने के लिए चाहे तुम शरद पवार को पद्म विभूषण दे, क्या आवश्यकता थी? कौन मांग रहा था? मुलायम सिंह यादव। क्या फायदा हो गया तुमको? उसका बेटा रोज राम भगवान को गाली दे रहा है, सबसे अधिक तुम्हें रोज वही पेलता है। वो अयोध्या भी हार गए, मीम बना दिया है तुम्हारा, तुम अयोध्या हार गए भाई। इससे बड़ा और मतलब फिर आप कुछ कहीं कहीं इधर कॉरिडोर उधर कॉरिडोर, ये सब थोड़ा बहुत करके फिर ऐसा भाव उठने लगता है कि क्या आप केवल इमेज मेकिंग में लगे हुए हैं कि ये हिंदुओं के लिए जो हो रहा है वो दिखा, उसका एक प्रोजेक्शन मात्र है, वास्तव में भी हो रहा है क्या? वास्तव क्या है जो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि उचित बात तब होगी जब तुम हमारे मंदिरों को मुक्त कर दो। केवल एक डिसीजन ये है ना, बहुत सही, जो हिंदू समाज के ऊपर इसके वाइडर रेमिफिकेशन। क्या बात है, बहुत सही। एक चीज तुम मुक्त कर दो ना। और हम लोग जो बात कर रहे थे कि उनको पुनः हाँ, संस्कृति का, ज्ञान का, कला का, साहित्य का, गुरु परंपरा का केंद्र बना दें। इतना पैसा जब आएगा ना सर, और इसके मॉडल है। महावीर मंदिर पटना है हमारा, बिहार का सबसे बड़ा मंदिर है डोनेशन के हिसाब से, और वो देखिए कैंसर इंस्टीट्यूट चला रहा है। उसके कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में अनुदान जाते हैं। तुम हमें दे दो यार सारे मंदिर हमारे। बहुत सही।
हम हर जिले में यदि 10,000 बच्चों के पढ़ाने के लिए बढ़िया स्कूल बना, 10 स्कूल खोल देंगे हम, हर जिले में 10 स्कूल, बहुत अच्छे विद्यार्थी जो है वहां से आ सकते हैं। फिर आप राज्य के स्तर पे यूनिवर्सिटीज खोलो, रिसर्च सेंटर्स खोलो। जो काम विदेशी कर रहे हैं हमारे शास्त्रों को पढ़ के, हम क्यों नहीं कर पा रहे? हम वो शोध क्यों नहीं कर पा रहे? आपने संस्कृत महाविद्यालय बनाया, वो क्या है उसकी स्थिति? ये सारा कुछ जो है ना, मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं रह जाता है। अर्थ जो है वो धर्म के केंद्र में होता है। बिल्कुल। धनात् धर्म ततः सुखम, धन से धर्म होता है, उससे सुख होता है। तो भाई धन जो है हम मंदिरों को दान करते हैं, और वो तुम जो है योजनाओं में लगा रहे हो कि मंदिर के पास की सड़क हम बनाएंगे। सड़क तो म्युनिसिपैलिटी का काम है, वो हिंदुओं के चंदे से काहे हो रहा है सड़क का काम भाई? फिर मैं टैक्स क्यों दे रहा हूं? मैं टैक्स भी दे रहा हूं, मैं चंदा भी दे रहा हूं, दान भी कर रहा हूं। दान मेरे धार्मिक पर्पसेस के लिए होना चाहिए। पुरोहित ढंग के दो हमें, समाज से जिनका लोप हो रहा है। हमें साधना की पद्धतियां समझाओ। बिल्कुल। इसके लिए स्टेट चूंकि नहीं कर सकता है, इसलिए तुम मंदिरों को मुक्त करो, हम अपने मंदिरों से मांग लेंगे जिस संप्रदाय के हम। क्या बात है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सही आपने सुझाव दिया। और हम भी यही अनुरोध करेंगे, और जितने भी दर्शक देख रहे हैं, कि हम लोगों को पुनः अपने मंदिरों को वापस लेना चाहिए। उसको अपने हिसाब से हिंदू हित को ध्यान में रखते हुए उनका संचालन होना चाहिए। उसमें जो भी दान आता है, जो दक्षिणा आती है, जो लोग देते हैं, वो धर्म के लिए देते हैं, उसको हमारे धार्मिक प्रयोजनों में उनका प्रयोग होना चाहिए। और ये आपको बहुत ही अच्छा सुझाव लगा। आगे बढ़ते हैं। अजीत जी, आपने कहा कि, और ये बहुत बढ़िया आपकी दृष्टि है और काफी ऑप्टिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है। 27 में भी 29 में भी हम चाहते हैं कि यही सरकार फिर से आए। लेकिन मोदी जी ने जो स्वयं एक रेगुलेशन बनाई थी, स्वयं एक कानून बनाया था कि 75 वर्ष के बाद जो है एक संन्यास, राजनीतिक संन्यास लेना चाहिए। क्या उस पे वो स्वयं उसको फॉलो करेंगे? मुझे लगता है फॉलो करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि 75 वर्ष का नरेंद्र मोदी और 75 वर्ष के आडवाणी, दोनों में अंतर है। या 75 वर्ष के वाजपेयी जी, या 75 वर्ष के योगी जी। हर व्यक्ति अपने 75वें वर्ष में नरेंद्र मोदी के स्तर का नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी जो है 75 की भी आयु में, मतलब क्या होता है ना कि किसी व्यक्ति का यदि एक विजन है और उसको एग्जीक्यूट भी कर रहा है, तो हमें उसमें आशा दिखती है। 75 वर्ष में क्या होगा, अशक्त हो सकते हैं आप, थोड़े से दुर्बल हो जाएंगे। तो हो सकता है आप उतनी यात्राएं या ये सब ने, दिमाग तो काम कर रहा है। एट लास्ट प्राइम मिनिस्टर की ऑब्लिगेशंस जो है वो मानसिक अधिक हैं, बौद्धिक अधिक है। प्राइम मिनिस्टर खुद पॉवर्टी एलिवेशन की स्कीम ही डिजाइन कर सकता है। वो जाके गरीब को निकालने नहीं लगेगा, उसके लिए घर तो बनाएगा नहीं। वो बता सकता है कि गरीबी से निकालने के लिए इसको घर दो, घर में सिलेंडर दो, घर में बिजली दो, बिजली का खंभा होना चाहिए, बच्चे को एजुकेशन दो। वो ये फैसिलिटेट करेगा। तो नरेंद्र मोदी 75 वर्ष की आयु में जो है वो अजीत भारती 75 वर्ष की आयु का नहीं होगा। वो नरेंद्र मोदी ही रहेगा जिसका एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। तो उसके कारण मुझे आशाएं दिखती हैं कि हर व्यक्ति जो है 75 वर्ष में वानप्रस्थ आश्रम के योग्य नहीं हो जाता। हो सकता है उनके लिए 10 वर्ष और हो बचे हुए, और हो सकता है कि वो और भी अच्छा करें। दूसरे विकल्प हमें, मतलब कुछ लोग योगी जी को बोलते हैं, यार योगी जी के पास अभी बहुत समय है, योगी जी के पास बहुत समय है, वो उत्तर प्रदेश को फिगर आउट यदि कर लें बढ़िया से, क्योंकि अभी भी योगी जी के अधिकारी जो हैं वो श्रृंखल है। हम नोएडा में बैठे हुए कि 3-4 बार लाइट जा चुकी है, तो कोई तो ऐसा तो है नहीं कि बिजली बन नहीं रही है, पर्पसफुली लाइट काटा जाता है इन्वर्टर लॉबी को सपोर्ट करने के लिए। कुछ तो कारण होगा कि नोएडा में लाइट हर दिन क्यों 8 बार कट रही है। उस हिसाब से मैं बोलता हूं कि अभी क्या है कि योगी जी जितना कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं। उनको और अनुभव होगा कि अधिकारी कैसे चलते हैं, तंत्र में कैसे मनूवर करना होता है स्वयं को, ये सारा कुछ, और उनके पास आयु का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। और क्या होता है कि आप राज्य में एक अलग फ्रीडम होती है। मोदी जी हिंदू हृदय सम्राट थे जब तक वो गुजरात में थे। दिल्ली में आए तो आप हिंदू हृदय सम्राट नहीं बन सकते हो, ना आप सम्राट हो सकते हो, ना हिंदू हृदय में रह सकते हो, कुछ नहीं, क्योंकि आपको वैश्विक चीजों को देखना होता है। आप वैसे तंत्र से लड़ रहे हैं जहां पे एक ट्वीट कटे हुए वीडियो क्लिप के साथ लगा करके कतर तक को हिला दिया जाता है, और कतर आपके NSA से माफी मंगवा लेता है उस बात पे। नुपुर शर्मा वाले केस की मैं बात कर रहा हूं। आप वैसे तंत्र से घिरे हुए हो, उसमें प्रधानमंत्री के कुर्सी की अपनी एक बाध्यता होती है कि वो एक लिमिट तक ही जा सकता है। उसका हिंदू होना भी एक सीमा तक में ही होगा। वो जितना कर रहा है मुझे लगता है अपने सीमा से बाहर चला जाता है कई बार, तो वो
स्वीकार ही है। हम हो जाते हैं, नैराश्य आता है, जिस तरह के कभी कभी काम हो जाते हैं इन लोगों से भी, और वही हर कोई परफेक्ट नहीं, या फिर हमारा पर्सपेक्टिव अपना फ्लॉड हो सकता है कि वो व्यक्ति 50 साल का कालखंड देख रहा है, हम 5 साल का देख रहे हैं। हमें इमीडिएट गोल्स जो है वो चाहिए होते हैं कि इसका निराकरण हो जाए, उसको लग रहा है कि दिस कैन वेट, प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट कैन वेट, लेट मी पुश वर्क बैक। ये भी हो सकता है। मैं उस बात को भी थोड़ा सा मतलब आई एम रेडी टू गिव देम दैट काइंड ऑफ डिस्काउंट, बट स्टिल मुझे लगता है कि ही इज गुड टू गो, मतलब उनको भी बने रहना चाहिए। क्या बात है। और आने वाले समय में कौन आपको दिखता है अगला जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व करेगा देश का भाजपा की ओर से? अभी देखिए, मुझे अमित शाह भी, मतलब मुझे यदि अभी बोला जाए कि एक हाइपोथेटिकल नंबरिंग भी करूं तो मैं नंबर 2 पे अभी भी मैं अमित शाह को रखना चाहूंगा। 3-4 साल पहले यदि आप प्रश्न पूछते तो मैं अमित शाह को नहीं रखता। अमित शाह ने नक्सल के सफाये में जो काम किया है ना, जिस तरह से, वो मतलब उसका कोई समानांतर नहीं है। जिस तरह की चीजें वहां पे यूज की गए उनको हंट डाउन करने के लिए, वो दिखाता है कि इस व्यक्ति के पास अपना जो होम डिपार्टमेंट है उसको लेके क्या विजन है, वो वहां पे किस तरह से चीजों को एग्जीक्यूट कर पा रहा है। और इस देश से हमने कभी सोचा नहीं था कि तिरुपति से पशुपति जो कॉरिडोर, ये रेड कॉरिडोर बना रहे थे, कि वो सिकुड़ेगा और इतना सिकुड़ेगा कि हम एक रियलिस्टिक लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं कि मार्च 2026 में हम खत्म कर देंगे। 20,000 एनजीओ को बैन करना जो ये फंडिंग कर रहे थे, उनके मूवमेंट पे चेक करना। राजनाथ सिंह ने भी ठीक ठाक काम किया था अपने फर्स्ट टर्म में जब होम मिनिस्टर थे नक्सलियों को लेकर के। और उसके बाद अमित शाह ने उसको मतलब गति जो है वो प्रदान की। स्टेट के पुलिस फोर्सेज, अर्धसैनिक बलों सबको मिला करके कमांड सेंटर बनाना, ड्रोन का यूज, एआई का यूज पैटर्न स्टडी करने के लिए, मुखबिरों का यूज, जो एक्स नक्सल से उनका यूज करना, ये सारा कुछ करके किया। तो मुझे लगता है कि अगर नरेंद्र मोदी जी के बाद कोई हो तो अमित शाह भी वो मतलब ही इज नॉट अ बैड चॉइस, वो बढ़िया चॉइस रहेंगे। वो भी उनका ट्रैक रिकॉर्ड हाल में तो बहुत ही बढ़िया रहा है, प्रशंसनीय है। हाँ। उनका जो एक एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कार्यशैली है, कई बार ठीक है, हमें दिखा कि सीए भी उन्हीं के अंदर जो है वो समाप्त होना था, लेकिन नहीं हुआ। किसान आंदोलन भी, तो वो हो सकता है कि पॉलिटिकल कंपल्शंस होते हैं, या आपको लगता है आप सिचुएशन को मिसरीड कर जाते हो कई बार कि किसान आंदोलन को करेंगे तो पंजाब पे असर पड़ेगा। पंजाब में आपने कौन सा 800 सीटें जीत ली? नहीं जीती ना। या फिर सीए के कारण आपको किसने वोट दे दिया? तो ये सारी चीजें हैं। तो अमित शाह जी से भी मतलब उस फ्रंट पे भी हमें दिखता है कि कई बार हमें लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था इन लोगों के रहते, लेकिन वो चीजें हुई हैं। तो ठीक है, वो हर व्यक्ति वही है कि कुछ न कुछ फ्लॉ हम सब में होता है, और हो सकता है उन लोगों में भी हो। बिल्कुल। अब थोड़ा सा नया मोड़ देते हैं अपनी इस चर्चा को। आप इस्लाम पे और उग्रवाद पे बड़ा खुल के बोलते हैं, और आपके आलोचक जो है ना, इसीलिए आपको इस्लामोफोबिक भी कहते हैं। इस पे क्या आप कहना चाहेंगे, क्या जवाब देना चाहेंगे? इस्लाम को तो जो सच्चे रूप में पढ़ लेगा वो इस्लामोफोबिक हो ही जाएगा। और मैं क्या इस्लामोफोबिक, इस्लाम छोड़ने को लेके एक पूरी प्रॉपर मूवमेंट है एक्स मुस्लिम्स की, वो देख ले। कैसे जस्टिफाई करो? मतलब जो बढ़िया मुसलमान है वो भी जस्टिफाई नहीं करते आपके कुरान की आयतों को। और चलो हम ये कुरान की आयतों को परे रख देते हैं, तो तुम क्या लव जिहाद को नकार दोगे जो इतना लगातार हो रहा है, एक संगठित तरीके से हो रहा है? तुम क्या पूरे विश्व में जो आतंकवाद है उसकी केंद्र में या तो कोई संस्था या व्यक्ति वो मुस्लिम निकलता है? यूरोप की सड़कों पे क्या हो रहा है? असाइलम के नाम पे जा रहे हो, और मुस्लिम्स का यूरोप के अधिकतर राष्ट्रों में पॉपुलेशन परसेंटेज और क्राइम परसेंटेज जो है वो पॉपुलेशन हो सकता है 4% है, क्राइम में हाथ तुम्हारा 30%, कहीं कहीं 56%। फ्रांस जैसी जगहों पे, स्वीडन जैसे नॉर्डिक नेशंस में को तुमने रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बना दिया, जहाँ पे रेप होते नहीं। ये सारा चीज देखते हो, और इसको रिपोर्ट करने से हम कुछ बना करके एग्जैजरेट करके करें तब तो तुम इस्लामोफोब बोलो ना। ये घटनाएं हो रही हैं, मैं उस पर चर्चा कर रहा हूँ, और उसके केंद्र में इस्लामिक आइडियोलॉजी है, वही विचारधारा है जिसको तुम डिनाई भी नहीं करना चाह रहे हो। तो मैं कहे का इस्लामोफोब? मैं तो अपना काम कर रहा हूँ भाई, और वो तो करता रहूंगा। और मुझे तुम लोग खुद ही प्रूव कर देते हो ना कि तुम जो हो वो कमेंट में आकर के तू बाहर मेल मार दूंगा, सर तन से जुदा। ये कौन सी फिलॉसफी है? सर तन
से जुदा कौन सी फिलॉसफी है? वो क्या मतलब अहिंसा की फिलॉसफी है? तुम तुरंत एक कुरान की आयत ले आ जाते हो, एक मानव को मारना पूरे मानवता की हत्या, यही है उनके पास एक आयत। बाकी 26 पे नहीं कि वाजिबुल कत्ल होता है काफिर, देखते ही मार दो, घात लगा के बैठो, नहीं नहीं, उसका संदर्भ अलग है। अरे संदर्भ अलग है, एक्चुअल में तुम आज भी वही कर रहे हो। आईसिस क्या कर रहा है? उसके झंडे पे क्या जय श्री राम लिखा हुआ है? आईसिस के झंडे पे अल्लाह अकबर लिखा हुआ है। भाई तुम कह रहे हो इस्लाम का आतंकवाद से कोई, भाई इंस्टीट्यूशनलाइज किया हुआ आतंकवाद को इस्लाम ने। कितनी बड़ी समस्या के रूप में आप देखते हैं जो इस्लामिक जो फंडामेंटलिज्म जिस तरीके से पूरे विश्व में छा रहा है, यूरोप में जैसे भी आपने उदाहरण दिया, लगभग सभी देश में और भारत में भी है, इसको किस रूप में आप देखते हैं कि कितनी बड़ी समस्या है? Pratyam is about dedicating to revive our rich cultural heritage, the essence of Bharat. We are bringing to life the echoes of our glorious past. We need organizations like Pratyam. It is old as well as the new rise. प्राच्यम हिंदू के गौरव की गाथा गाता है। 60 साल में हमने जो खोया विरासत के रूप में, संस्कृति के रूप में, उसको वापस लाने का काम कर रहे हैं। Our mission goes beyond creating content. We are sparking a cultural renaissance. प्राच्यम एक उत्तिष्ठत का नाद है। हिंदू समाज को जोड़ने के लिए और सच्चाई दिखाने का काम प्राच्यम द्वारा हो रहा है। कई दशकों की एक आवश्यकता को प्राच्यम पूरा कर रहा है। प्राच्यम is putting out as an urgent civilization imperative. गुलामी की मानसिकता अगर कहीं पर भी अंदर धसी हुई हो ना, उसको उखाड़ फेंकने का काम प्राच्यम का कंटेंट करता है। Launching the world's first Hindu OTT platform is just the beginning. We have much more to achieve. पूरा जन जन सत्य से, तथ्य से और यथार्थ से परिचित होगा। आपका ये प्रयत्न ईश्वर की आराधना ही है। काउंटर नैरेटिव का आंदोलन आरंभ हो चुका है। Pratyam is doing an excellent job to give you knowledge which you don't get in school. I absolutely love it. I'm very happy to be a part of the Pratyam family. I extend my best wishes to you and your entire team. एक बहुत बड़ी सनातन की सेवा हो रही है, उसके लिए मैं हृदय से प्राच्यम का अभिनंदन करता हूँ। Your support can turn this vision into reality. Pratyam. 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 Pratyam is doing a very, very good job. We Sanatanis need Pratyam. People are going back to their roots. It's important for our country. Arm yourself with the knowledge. It's almost like a movement. This is a visionary endeavor. प्राच्यम को सफलता के लिए साधुवाद। Amazing job. Strongly recommend do your contribution. Support them, subscribe them. By donating to Pratyam, you are just not giving. You are investing in our culture, our future, and our children. Reaching out to the people with the results of the research, I wish them all the very best. Join us on this journey. Donate today and become part of a timeless legacy.